नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव और हमारे इस खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच अब हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। आज पूरा सच में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां बगावत की आंधी अब तूफान बनकर इस्लामाबाद की नींद उड़ा चुकी है। आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा कि पिछले 7 दिन में बलूचिस्तान के जो हो रहा है, वहां पर जिस तरह से विद्रोही पाकिस्तानी सेना के बीच जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो अब किस मोड़ पर खड़ा है। आज आजादी के मतवाले बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर क्या एक और बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। आज पूरा सच में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान के हुक्मरानों को 1971 का डर सता रहा है। सवाल यह भी उठेगा कि क्या पाकिस्तान फिर से खंड खंड होने वाला है। वहीं आज पूरा सच में आज का दूसरा मुद्दा होगा एक लड़की की आवाज, जो आज पूरे बलूचिस्तान की आवाज बन चुकी है, क्योंकि इस लड़की की एक पुकार से क्वेटा से लेकर इस्लामाबाद तक हिल जा रहा है। आखिर क्यों इस लड़की को लोगों ने नाम दिया है बलूचिस्तान की लेडी गांधी। आज लेडी गांधी का भी पूरा सच हम आपको बताएंगे। आज पूरा सच में हमारा तीसरा मुद्दा होगा हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का। वैसे एक बहुत पुराना गाना है कि खुश है ज़माना क्योंकि आज 1 तारीख है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 3 तारीख होने के बाद भी सैलरी नहीं मिली है। इतिहास में पहली बार 2 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। आज पूरा सच में हम हिमाचल के खाली खजाने का विश्लेषण करेंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आज पूरा सच में हम आपको बलूचिस्तान की आज़ादी के संघर्ष की कहानी विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान की आत्मा को अपने बूटों के तले रौंदती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बलूचिस्तान में अब बगावत की चिंगारी एक भयानक आग का रूप ले चुकी है, और ये आग कभी भी पाकिस्तान को न केवल जला सकती है, बल्कि 1971 की तरह उसके 2 टुकड़े भी कर सकती है। लेकिन हम आपको बलूचिस्तान की दर्द भरी और संघर्ष भरी दास्तां सुनाएं, उसके पहले हम आपको बलूचिस्तान की एक बेटी की दर्द भरी चित्कार सुनाना चाहते हैं। ऐसी चित्कार जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाएगा। बलूचिस्तान की इस बेटी के पिता को पाकिस्तानी सेना ने गायब कर दिया है। आइए देखते हैं कि ये बेटी सारी दुनिया से चीख चीख कर क्या कह रही है। अपने वालिद साहब के लिए दिनों से आई है, ये मुसलसल रो रही है और अपने भाई के, अपने अबू के लिए रो रही है। बेटा क्या कहते हैं जो दम ऊंची आवाज में लगाए गए नारों में नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा दम किसी बेबस की आह में होता है। बलूचिस्तान की जिस बेबस बिटिया की करुण पुकार आपने अभी सुनी है, वो चित्कार अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान के 76 साल के जुल्म सितम के खिलाफ अब बलूचिस्तान की आवाम सीना तान कर खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर है और उसके विद्रोही पाकिस्तानी सेना को गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। पिछले 7 दिनों में बलूचिस्तान में जो हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को बार बार सपने में 1971 दिखाई दे रहा है। ये वो साल था
जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और धरती के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। लेकिन 53 साल बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर उसी रास्ते पर खड़ा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो बगावत की चिंगारी जो भयंकर आग की शक्ल में अब तब्दील हो चुकी है। बलूचिस्तान में सालों से पाकिस्तान की हुकूमत, उसकी सेना और उसकी पुलिस मासूम बलूच लोगों पर जुल्म करती आई है। आए दिन वहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, जिन्हें हर बार बेदर्दी से पूरे जुल्म के साथ, पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी सेना कुचलती रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो हजारों युवाओं को पाकिस्तान की सेना ने अगवा कर लिया है, वो जिंदा हैं या मर गए ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन अब पलटवार की बारी बलूचिस्तान की आवाम की है। पिछले 7 दिनों में बलूचिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की सेना को उसकी हैसियत बता दी है। अपने राज्य के लिए आज़ादी की मांग करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना की ज़्यादतियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन हैरोफ छेड़ दिया है। BLA का दावा है कि उसने 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। सैनिकों के अलावा अब तक इस हिंसा में 70 से ज़्यादा आम लोग भी मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने जवाबी एक्शन में 21 बलोच विद्रोहियों को मारने का दावा किया है। इसी बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनी नागरिकों को 48 घंटे में बलूचिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में चीन कई प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्वादर तक सड़क परियोजना है। इसलिए इस इलाके में कई चीनी लोग रहते हैं, जिसमें इंजीनियर भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि चीन उनकी ज़मीन के साथ साथ उनके इलाके की खनिज संपदा पर भी कब्जा कर रहा है। और ख़ास बात यह है कि इन हमले में BLA ने पुलिस थानों को भी निशाना बनाया और प्रमुख राजमार्गों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए BLA ने बंदूक उठा रखी है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के लिए असली सरदर्द है बलूचिस्तान की एक 31 साल की लड़की। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता ने एक सीधी सादी लड़की को बलूचिस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। और इस लड़की का नाम है महरंग बलोच। महरंग बलोच पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान में महिलाओं और युवतियों को एकजुट करने में जुटी हैं। वे जनसभाओं के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटती है और महरंग के भाषण सुनने के बाद वो भीड़ बलूचिस्तान का आंदोलन बन जाती है। महरंग आज उन लोगों की जनभावना की आवाज़ बन चुकी हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज ने अपने बूटों के तले रौंदा था। अहिंसा के सिद्धांत पर आंदोलन चलाने वाली महरंग बलोच की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीते हफ्ते बलूचिस्तान में हुए ताज़ा घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान सरकार के खिलाफ डॉक्टर महरंग बलूच का गांधीवादी अहिंसक आंदोलन और भी ज़्यादा तेज हो गया है। महरंग की रैलियों ने पाकिस्तान सरकार की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि सरकार पूरी ताकत के साथ महरंग की रैलियों में जाने वाले लोगों को रोक रही है और उत्पीड़न के खिलाफ पिछले महीने महरंग ने बलूचिस्तान में अरब सागर के तट पर स्थित ग्वादर में बलूच लोगों की राष्ट्रीय सभा आयोजित करने की कोशिश की थी, मगर सुरक्षा बलों ने लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया और सड़कों को बंद कर दिया। यहां तक कि मोबाइल और इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। एक लड़की से घबराई हुई है पाकिस्तान की हुकूमत, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुके तो पुलिस ने लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जानकारों का दावा है कि अगर सुरक्षा बलों ने यह जुल्म नहीं किया होता तो वहां करीब 2 लाख बलूच लोग ग्वादर आ गए होते। सर, आप लोग को पता है कि 28 जुलाई राजी मुच्छी का दिन था, जिस दिन हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे FC पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारण हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। इसलिए महरंग से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन पूरी दुनिया में उसके बहुत चर्चे हैं।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस महरंग बलोच की जिंदगी की कहानी क्या है। बलूचिस्तान के कलात की रहने वाली महरंग बलोच पेशे से डॉक्टर हैं। महरंग की अगुवाई वाली बलूच यकजहती समिति शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में विश्वास करती है और बीते कुछ सालों से बलोच आवाम के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तानी सरकार और सेना पर बलूचिस्तान में गैरकानूनी तरीके से आम लोगों को उठाकर ले जाने के, उनकी हत्या कर देने के साथ साथ शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगते रहे। ये बहुत पुरानी कहानी है और महरंग 2006 से बलूच लोगों के इस तरह के अपहरण और उत्पीड़न का विरोध कर रही हैं, वो भी जमकर। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्हें 2011 में इसी तरह से गायब कर दिया गया था और बाद में बुरी तरह से शक्त विक्षक्त हालत में उनका शव मिला था। ये वो दिन था जब से महरंग ने पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत के खिलाफ सर पर कफन बांध लिया। 2017 में महरंग के भाई भी ऐसे ही लापता हुए थे तो महरंग सड़कों पर उतरी, जिसका असर यह हुआ कि डरकर 3 महीने के अंदर ही 2018 में उनके भाई को वापस लौटा दिया गया। महरंग को जान से मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन महरंग घबराई नहीं। अपना अभियान उन्होंने जारी रखा और धमकियों का सामना करने के बावजूद उनके मार्च रुके न अहिंसक आंदोलन। तो डॉक्टर महरंग बलोच का कहना है कि 2003 से अब तक 50,000 बलूच नागरिकों का अपहरण किया गया है और 25,000 लोगों की गैर न्यायिक तरीके से हत्या की गई है। महरंग का कहना है कि पिछले 15 सालों में अपने करीबी लोगों को दर्जनों शब्द, दर्जनों लाशें वो अब तक देख चुकी हैं, इसलिए अब मौत से उन्हें डर नहीं लगता। वो कहती हैं कि उनकी लड़ाई आगे भी अहिंसात्मक तरीके से जारी रहेगी और इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों ने उन्हें नाम दिया है लेडी गांधी। तो पाकिस्तान जब से बना है तब से ही बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का सपना देखा। यहाँ के लोग पिछले 76 सालों से आज़ादी के लिए कई कड़े संघर्ष कर रहे हैं, कई बड़े संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की कुल ज़मीन में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी जो है वो 40% से ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या में उसका हिस्सा सिर्फ 6% है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा बलूचिस्तान की जो ज़मीन है उसका दोहन किया और जनता का शोषण किया। आर्थिक उत्पीड़न, पंजाबी विरोधी भावना, सेना द्वारा बलूच लोगों को लापता करना, फर्जी मुठभेड़ और बलूच राष्ट्रवाद के विचार को अस्वीकार करने ने इस विद्रोह को बढ़ावा दिया है। अगर हम ताज़ा विद्रोह की बात करें, ताज़ा घटनाक्रम की बात करें, तो बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान सेना के बाद सबसे ज़्यादा निशाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासियों को बनाया है। आइए जानते हैं कि बलूच लोग पंजाबियों से कितने नाराज़ क्यों हैं। बलूचों का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। बलूच लोगों का यह भी आरोप है, उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग बलूचिस्तान के संसाधनों का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी पंजाबी लोग बलूचिस्तान में आर्थिक अवसरों का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि बलूच लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है और वो ये है कि बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का दमन चक्र जो हाल के दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार पाकिस्तान में 2011 के बाद से 10,000 से ज़्यादा बलूच नागरिकों को लापता कर दिया गया है, जबकि बलूच लोग ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा मानते हैं। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान के युवाओं को अगवा करने के कई आरोप हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग इसलिए भी उठती रहती है क्योंकि इनकी भाषा, इनकी संस्कृति पाकिस्तान से अलग है। इस इलाके के लोग बलूची बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू या फिर पंजाबी का दबदबा है और इस इलाके के लोगों को ये डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और संस्कृति को ख़त्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बनने के बाद से ही पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वो देश की राजनीति यानी पाकिस्तान की राजनीति पर हावी रहा है। इसलिए राजनीति के अलावा भी पाकिस्तान की सेना हो, न्यायपालिका हो, नौकरशाही हो, पंजाबियों की उसमें तादाद रही है, उनकी पकड़ रही है, उनका कब्जा रहा है। इसने बलूचिस्तान के लोगों के बीच विभाजन और फूट को बढ़ावा दिया है। तो पाकिस्तान में पंजाबियत का दबदबा ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की इस जंग में चीन का भी बहुत बड़ा एंगल है।
दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के तहत एक सड़क बलूचिस्तान से होकर उसकी गुजर रही है और इसकी वजह से यहां संघर्ष तेज हो गया है। जहां पाकिस्तानी सरकार सीपीईसी को एक आर्थिक वरदान के रूप में देखती है, वहीं कई बलूच इसे स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना अपने संसाधनों का दोहन करने का एक बहुत बड़ा प्रयास मानते हैं। तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में जो तीसरा एंगल है वो है चीन। और हाल के वर्षों में सीपीईसी से जुड़े कर्मचारियों पर, खासकर चीनी नागरिकों पर बहुत ज्यादा हमले बढ़े हैं। बीएलए का आरोप है कि चीन बलूच अलगाववादियों के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और इस्लामाबाद के साथ मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जो बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसी साल मार्च महीने में एक हमले में 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इसके बाद चीन लगातार पाकिस्तान पर यह प्रेशर बना रहा है कि वो बलूचिस्तान में एक आतंक विरोधी अभियान चालू करे। तो यह था चीन का एंगल। लेकिन पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद ही बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह, सरकार के क्रूर दमन और बलोच राष्ट्रवाद की एक लंबी श्रृंखला देखी है। बलूचिस्तान के संघर्ष की एक लंबी दास्तां है। आइए देखते हैं कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और कैसे वो पाकिस्तान और उसके जिन्ना के धोखे का शिकार हुआ है। बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1946 में शुरू होती है। तब तक भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी तय हो गई थी, यानी माना जा रहा था कि 1-2 साल में भारत आज़ाद हो जाएगा। तब बलूचिस्तान के जो शासक थे उनका नाम था मीर अहमद खान, जो अंग्रेज़ों के सामने अपना मामला रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए खुद जिन्ना को राज्य का वकील बनाकर उनके सामने ले गए। 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने एक वकील के तौर पर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिए और यह कहा कि बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क बनाया जाना चाहिए। और इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बलूचिस्तान आज़ाद रहेगा। तो 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना था, जिसके बाद बलूचिस्तान के जो हुक्मरान थे, जो शासक थे, मीर अहमद खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया। भारत और पाकिस्तान ने आज़ादी का जश्न मनाया और बलूचिस्तान ने भी अपना पारंपरिक लाल और सफ़ेद झंडा उस दिन फहराया। लेकिन 28 मार्च यानी कुछ महीनों के बाद ही 28 मार्च 1948 तक आते आते जिन्ना का असली रूप सामने आ गया। जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में भेज दिया। बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया। वहां उनसे जबरदस्ती विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए, यानी साइन कराए गए, और जिसके बाद बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान का जबरिया हिस्सा बन गया और बलूचिस्तान की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो गई। इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने 1948 में अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक विद्रोह कर दिया। 1948 के विद्रोह को पाकिस्तानी सेना ने कुचल दिया। इसके बाद 1950, 1960 और 1970 के दशक में भी बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने ज़्यादा से ज़्यादा दमनकारी तरीके से जवाब दिया। और विद्रोह का अंतिम चरण, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, विद्रोह का जो अंतिम चरण है वो साल 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। और इस बार बलूच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान बुख्ती ने किया, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और बलूचिस्तान जो सूबा है उसके गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। तो इस तरह से बुख्ती का जब आंदोलन बहुत तेजी पकड़ गया तो परवेज मुशर्रफ की तानाशाही सरकार ने 2006 में बुख्ती की नृशंस हत्या कर दी और तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा है और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहा है। तो अब पूरा सच में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित राज्य है। यह भी एक बलूचिस्तान की खासियत है। और बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है और बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाली अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है और अरब सागर का विशाल समुद्र तट भी उसके हिस्से में आता है। माफ कीजिएगा, एक ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं, एक मैप के जरिए समझते हैं
कि पाकिस्तान की कुल जमीन करीब 44% हिस्सा समेटे है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% आबादी ही रहती है। बलूचिस्तान में गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत उसे माना जाता है। चीन की ओर फंड की गई अरबों की परियोजनाएं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी जिसे CPEC कहा जाता है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में मौजूद है और इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। और चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। वहीं कनाडा की खनन कंपनी, सोचिए कितना समृद्ध है बलूचिस्तान, कि कनाडा की एक खनन कंपनी पैरिक गोल्ड भी बलूचिस्तान में रेको डिक नाम की खदान में 50% की हिस्सेदारी रखती है, जिसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से यानी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो बलूचिस्तान जो प्रांत है वो काफी लंबे समय से अपने प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमानों पर जो उसका दोहन हो रहा है उससे जूझ रहा है। और वहां विद्रोह और अशांति बढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसका जो स्थानीय बलूच लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकारें बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर मुनाफा तो कमाती हैं, खूब लाभ कमाती हैं, लेकिन इस इलाके के विकास की उपेक्षा करती हैं। तो पूरा सच में ये कहानी थी बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के दर्द की। और फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हिमाचल में आखिर क्यों गहरा गया है आर्थिक संकट। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। वैसे एक बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है कि जमाना खुश है कि आज पहली तारीख है। 1954 में आए इस गाने का मतलब यह है कि पहली तारीख यानी तनख्वाह, वेतन, सैलरी मिलने का दिन। लेकिन 1954 का यह गाना 70 साल बाद 2024 में आकर हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि आज 3 तारीख हो चुकी है और अब तक हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिली है। हिमाचल के 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनधारी इंतजार करते रहे, लेकिन सैलरी ना आई, ना पेंशन आई। सैलरी नहीं आने से कर्मचारी परेशान भी हैं और नाराज भी। हिमाचल के सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 सितंबर है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। आमतौर पर क्या हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को, पेंशनरों को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। राशन वाले भी बोलते हैं, सब्जी वाले भी बोलते हैं, स्कूल में फीसें जमा करनी बच्चों की, हर आदमी की अपनी समस्या है, वो नहीं जानते भी ऐसी समस्या होगी। अगर पहले थोड़ा सा भी पता हो कि इस फर्स्ट को आपकी सैलरी नहीं आएगी तो कोई इंतजाम करेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा ही, चाहे उधार लेगा, कुछ भी लेगा। चलो राशन के 2-4 हज़ार रुपये कुछ तो बंदे रखते, जरूरी नहीं है कि सबकी ही सैलरी इतनी है कि वो गुजारा कर सके, क्योंकि फर्स्ट को हर आदमी ने अपना बजट बनाया होता। तो ठन गोपाल हो चुकी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी हिमाचल की खस्ता हालात पर एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन आखिर कर्ज के बोझ तले दबते हिमाचल प्रदेश का पूरा सच क्या है वो जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश भयंकर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और राज्य पर 86,000 करोड़ से अधिक का लोन है, कर्ज है। कर्ज की रकम में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा वृद्धि की उम्मीद है। हर माह कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर ही लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च होता है और पेंशन पर हर माह लगभग 800 करोड़ रुपए का व्यय होता है।
मुफ्त योजनाओं से राज्य पर लगभग 18,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा है। हर महीने महिलाओं को जो 1,500 रुपए प्रति माह देने का लगभग 800 करोड़ रुपए जो खर्च बढ़ा है, वो भी एक दिक्कत की वजह है। जबकि ओपीएस लागू करने के बाद राज्य पर 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आया है। वहीं बिजली सब्सिडी पर 18,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है। यानी सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने के लिए सालाना करीब 42,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। और मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भी 1,800 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। यानी दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया है और दिसंबर 2024 तक 6,000 करोड़ रुपए तक का और भी ये कर्ज वो ले सकती है सरकार, जिसमें 3,900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। और आरबीआई के मुताबिक हिमाचल पर पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है और हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति पर औसतन 1,17,000 रुपए का कर्ज है। तो यह है हिमाचल के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का पूरा सच। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम में पूरा सच में, किसी और नए सियासी मुद्दे के साथ, नई पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।